वेल रिसीव्ड बाय पब्लिक ओपिनियन। हमने हेडिंग्स को ऐसे बनाना है कि हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, बल्कि ये जनरली लोगों ने इसको अच्छा कहा, पब्लिक परसेप्शन ने इसको सपोर्ट किया। सबसे पहले आपकी सब हेडिंग आएगी कौन से, आपकी ट्रांसपेरेंसी प्रोमोटेड थ्रू अमेंडमेंट्स। आपने कुछ स्ट्रक्चर चेंज किए, अमेंडमेंट्स की, जिनके थ्रू ट्रांसपेरेंसी प्रमोट। अब ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है कि आपकी गवर्नमेंट जो कर रही है या आपकी गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो बाकी लोगों को भी नजर आए, बाकी लोगों को भी पता चले। एक तो ये होगा। तो कैसे किया गया, इसमें एक आर्टिकल 19A इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 19A जिसमें क्या कहा गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये सबको राइट दिया गया, आपके फंडामेंटल राइट्स में ये ऐड कर दिया गया। ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी ऐसे भी प्रमोट हुई थे। अब आपको अनसर्टेनिटी है कि लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, बलदियाती इलेक्शन जिन्हें कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट्स का नाज़म जो बनते थे, या कह लें कि यहाँ पे जो जनरली इलेक्ट होते हैं मेयर्स, क्या वो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। तो इसमें ये भी क्लैरिटी आ गई, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हुई। कैसे, आर्टिकल 14A ने कह दिया कि इट इज मैंडेटरी टू फॉर्म लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बनाना लाजिम है। ठीक है, ये जरूरी हो गया। तीसरा, अब एक काबीना बनाई जाती थी, कैबिनेट बनाई जाती थी। ना मुझे पता था कि कैबिनेट में कितने मेंबर होने चाहिए, ना आपको पता था, किसी को भी नहीं पता था, एक सिंपल थी। तो इस चीज को भी प्रमोट किया गया, ट्रांसपेरेंसी ऐसे भी इंश्योर की गई। कैसे, आर्टिकल 92 को उन्होंने अमेंड किया और उन्होंने कैबिनेट की लिमिट अनाउंस कर दी। कि कैबिनेट की लिमिट, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि नेशनल असेंबली की सीट्स प्लस सेनेट की सीट्स मल्टीप्लाई बाय 11%। ये फार्मूला इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये इस फार्मूले से आपकी कैबिनेट बनेगी, तो वो 49 मेंबर्स की कैबिनेट होनी चाहिए अभी। तो ये भी प्रमोट किया इन्होंने। तो ये ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हुई, लोगों को पता चला कि हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो कैसे कर रही है, या हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम पूछ सकते हैं कि हमारा ये टैक्स है ये किधर जा रहा है, ये राइट दे दिए गए। तो सबसे पहले 18th अमेंडमेंट में आपको ट्रांसपेरेंसी प्रमोटेड नजर आई। सेकंड क्या किया गया 18th अमेंडमेंट में, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया गया। कैसे, सबसे पहले आर्टिकल 10A डाला गया। आर्टिकल 10A कहता है राइट टू फेयर ट्रायल, हर बंदे को हक दिया गया फेयर ट्रायल के लिए। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू है, डेमोक्रेटिक किसे कहा जाता है कि जिसमें लोगों के पास पावर हो, अथॉरिटी हो, लोगों की परसेप्शन मैटर करे। तो हर बंदे को ये हक दिया गया, राइट दिया गया, तो इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यू है। फिर आर्टिकल 19A हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया, राइट्स बढ़ाए आपके। आर्टिकल 25A। सर जी जी सर, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है सर, इसकी नहीं समझ, ये जस्ट पब्लिक के लिए होंगे कि सबके लिए लाजम होगा ये? पब्लिक, देखें, पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम कि एक बंदे ने जाके हाई कोर्ट के जज से पूछ लिया कि आपकी सैलरी कितनी है। अब वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इस आर्टिकल ये कहता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कॉज पूछ सकते हो, वजह पूछ सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जो बाय द बुक होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि उसके फैमिली इशू के बारे में पूछना शुरू कर दो कि भाई तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। ये इंफॉर्मेशन नहीं कि आपकी बेसिक सैलरी, आपका ये एक्सपेंडिचर जा रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, क्या गलती है, क्यों मुझे ये किया जा रहा है, क्यों चलान हुआ, ये चीजें आप पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। लोगों को ये हक दिया गया। आर्टिकल 25A में राइट टू एजुकेशन डाल दिया गया, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। सो राइट टू एजुकेशन भी दिया गया फर्स्ट टाइम। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट।
तीसरी चीज क्या डाली गई उसमें, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स। पहले रैंडम अपॉइंटमेंट्स नेशनल असेंबली कर रही है या एग्जेक्टिव कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया अपॉइंटमेंट्स को भी। ठीक है, कैसे? आपका एक आर्टिकल 175A डाला गया। आर्टिकल 175A के तहत जो जजेस होंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो बाय जुडिशियल काउंसिल हुआ करेगी, ये इसमें डाल दिया गया। जुडिशियल कमीशन जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो इलेक्ट करेगी, अब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या नेशनल असेंबली इलेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 213 डाला गया जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP की अपॉइंटमेंट्स को भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया कि ये कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगी वो बताया गया। ठीक है, और फिर आर्टिकल 224 डाला गया जिसके तहत केयर टेकर गवर्नमेंट का बताया गया कि वो कैसे इलेक्ट होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है कि आपकी एक गवर्नमेंट ट्रांजिशन कर रही है, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो दरमियान में जो छोटा सा स्पैन होता है उधर एक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है जो जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती वो सिस्टम चलाती है, तो उसे कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का भी प्रोसेस डिफाइन किया गया कि वो कैसे इलेक्ट होगी। ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ कि अगले पॉइंट में ही ये क्लियर हो जाएगा कैसे किया जाता है। अगला पॉइंट है कि रोल ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन जो पार्टी है उसको एनहांस किया गया उसके रोल को। ठीक है, कैसे? हमने अभी देखा है आर्टिकल 175A। तो जो जुडिशियल कमीशन फॉर्म होनी है, जो जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन है उसमें ऑल नेशनल असेंबली या ऑल MNAs पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि आपकी सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट नहीं बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो सेकंड हाईएस्ट सीट्स हैं जिसके पास, वो भी पार्टिसिपेट करेगी जुडिशियल कमीशन सिलेक्ट करने में, जजेस सिलेक्ट करने में नहीं, जुडिशियल कमीशन। इसी तरह आर्टिकल 213 हमने देखा है उसमें भी ऑपोजिशन रोल ECP के अपॉइंटमेंट्स में भी प्ले करेगी। और आर्टिकल 224 है केयर टेकर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में भी ऑपोजिशन का रोल होगा, ऑपोजिशन की एक वॉइस होगी। तो ऑपोजिशन के रोल को बढ़ाया गया ताकि सोल जो पावर है वो रूलिंग गवर्नमेंट के पास ना हो। ठीक है, ये भी अच्छा एक कंसेप्ट था। अगली बात करें तो हुई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, जो पावर शेयर है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। सर ये जो जुडिशियल कमीशन फॉर्मेशन है इसका क्या मतलब है? अगर आप कह रहे हैं जजेस नहीं इसमें आ रहे तो दरमियान में ना रोका करें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की गई, कैसे की गई अब हमने वो देखना है। पहले तो हमने देखा आर्टिकल 140A कि लोकल गवर्नमेंट बनेगी। जो आपकी फॉर्म्ड गवर्नमेंट है सारी पावर उसके पास नहीं होगी बल्कि डेवलपमेंट का काम लोकल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो पावर जाहिर है कि सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट से डिवॉल्व हुई नीचे की तरफ। एक तो ये कंसेप्ट आया। ठीक है, और दूसरा कैसे सेंट्रल जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर कम हुई ना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो ये है कैसे। आर्टिकल 142 अमेंड किया गया। आर्टिकल 142 में पावर शेयर है जो कि ये पावर प्रोविंसेस के पास है, ये पावर फेडरल के पास है, उसमें एक कॉन्करेंट लिस्ट होती थी। अब कॉन्करेंट लिस्ट वो पावर्स थी जो दोनों शेयर करते थे, लेकिन जाहिर है कि फेडरल की अथॉरिटी ज्यादा है तो जो वो डिसीजन लेता था वो ही लगता था। तो कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश कर दी गई। फॉर एग्जांपल एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में था तो उसको अबॉलिश कर दिया गया और वो सिर्फ प्रोविंसेस को दे दिया गया। ठीक है, तो ज्यादा पावर और पावर कम की गई सेंटर की। ठीक है, छठा है अटेम्प्ट टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
एडवेंचर्स। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पहले मार्शल लग जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के रूल एक आपका डिक्टेटर आ जाता था ऊपर, गवर्नमेंट नहीं इलेक्ट होती थी कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन को या तो सस्पेंड कर दिया जाता था या कॉन्स्टिट्यूशन को रिमूव कर दिया जाता था। पहले 2 दफा रिमूव हुआ, फिर 2 दफा सस्पेंड हुई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 6 को अमेंड किया गया। आर्टिकल 6 में सबसे पहले तो सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हाई ट्रीजन काउंट किया गया कि अब कोई बंदा सस्पेंड, टर्मिनेट, एब्रोगेट तो पहले नहीं कर सकता, वो तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट से लिख दिया। लेकिन सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो ज़ियाउल हक ने की, जो मुशर्रफ ने की, सस्पेंड भी नहीं कर सकते। सस्पेंशन ऑफ वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज हाई ट्रीजन, उसको भी हाई ट्रीजन डिक्लेयर कर दिया गया कि अब वो भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये आर्टिकल 6 में एक और चीज ऐड की गई कि कोर्ट्स हैं, पहले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर्स का मतलब मार्शल लॉ लग जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के मार्शल लॉ लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दी, तो कोर्ट्स उसको लीगलाइज करती थी, कोर्ट्स उसको सब्सटेंशिएट करती थी, उसमें भी लगा दिया कि बार ऑन कोर्ट्स, ठीक है, टू लीगलाइज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर्स, ठीक है, ये 2 बार्स लगा दी, क्लियर है। तो ये आर्टिकल 6 आपके कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। अच्छा, अगला है, लास्ट है, जनरल पॉइंट है आपका, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल पार्लियामेंट्री स्पिरिट, उसको अपनी पार्लियामेंट्री स्पिरिट का क्या मतलब है कि पावर शेयर हो, ऑपोजिशन का रोल हो, ठीक है, फेडरल ज्यादा स्ट्रांग ना हो, फेडरल की पावर्स को डिवॉल्व किया जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो सारा डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, वो सारी आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक प्रमोशन की गई थ्रू 18th अमेंडमेंट। आपने जनरल एक हेडिंग लिख के ये बता दिया। अब मेरे से क्वेश्चन पूछे, अभी तक ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इसमें कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई? सर जी, एक जुडिशियल आपने कहा ना कि वो आर्टिकल ये जो लास्ट वाला था सर, जिसमें वो बार और कौंसिल वाला था, उसकी नहीं समझ आई। ये आर्टिकल 6 देखें, पहले जब मार्शल लॉ लगाया गया अयूब खान के दौर में, ठीक है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट, अब कोई उसको इलीगल करार दे देता जुडिशरी ने तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को रोकना है ना, अब उसको बल्कि उल्टा जुडिशरी ने सपोर्ट किया, उसको लीगलाइज कर दिया। इसी तरह जब आगे लगा, याया ने लगाया, तब भी सपोर्ट मिला, जिया को सपोर्ट मिला, मुशर्रफ को सपोर्ट मिला। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस पे भी कंडीशन लगा दी कि जुडिशरी भी अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर्स को सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है बस उसको फॉलो करो, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके नया रूल, सस्पेंड करके नया रूल नहीं आ सकता, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। सर एक तो जुडिशियल कमीशन का बता दें कि वो क्या होता है, उसमें अगर वो जजेस नहीं आते। दूसरा एक है कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश्ड, इसका भी बता दें। देखिए, जुडिशियल कमीशन वो कमीशन है, जजेस हो ना हो मैं वो नहीं कह रहा, जजेस हो सकते हैं, रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं जुडिशियल कमीशन का पार्ट, जरूरी नहीं है। मैंने कहा था कि मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ जजेस के लिए नहीं है, ये जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन में मैंने रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जजेस की इलेक्शन में नहीं, मैंने ये बात की थी। अब जुडिशियल कमीशन ने इलेक्शन करना है जजेस का, चीफ जस्टिस उसने लगाना है, हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस उसने लगाने हैं, तो जुडिशियल कमीशन फॉर्म करते हैं। अब पहले तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर देता, प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देता, जी ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है, चीफ जस्टिस। इसने क्या किया कि जुडिशियल कमीशन बनेगी, वो इलेक्ट करेगी जजेस को, और वो जुडिशियल कमीशन जो बनेगी वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, बल्कि
MNA सारे मिलके बनाएंगे, ऑपोजिशन की भी विल होगी, ऑपोजिशन का भी उसमें एक से होगी, वो भी उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये मतलब था उसका। और दूसरा आपने कहा कॉन्करेंट लिस्ट, देखे एक लिस्ट होती है फेडरल पावर की कि ये पावर्स हैं सारी, ये अथॉरिटी सारी है फेडरल के पास, फेडरल गवर्नमेंट। एक लिस्ट होती है प्रोविंशियल पावर्स की, ठीक है, कि ये सारी लिस्ट, ये सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास है। लेकिन 2010 से पहले एक और लिस्ट हुआ करती थी कॉन्करेंट लिस्ट, वो अथॉरिटीज, वो चीजें जो दोनों के पावर में थी, एजुकेशन, टूरिज्म, डिजास्टर्स, ये सब दोनों के पास थी। लेकिन इस पे अपर हैंड किसका आता है? लेकिन इस पे अपर हैंड किसका आता है? फेडरल का, जो वो कहेगी वो ज्यादा एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी ना उन चीजों में, वो प्रोविंसेस को दे देगी ज्यादातर पावर, एजुकेशन प्रोविंसेस को दे देगी, टूरिज्म दे देगी, हेल्थ दे दी गई, ठीक है, तो वो प्रोविंसेस को दे दी गई। कॉन्करेंट लिस्ट को खत्म कर दिया। शेयर्ड पावर कोई नहीं होगी, या तो प्रोविंशियल पावर्स होंगी या फेडरल पावर्स होंगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जी ये जो 5 पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो आर्टिकल 140A है वो लोकल गवर्नमेंट है सर, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट को बनाई जाएगी, इलेक्शंस हुए जाएंगे, उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसकी नहीं समझ आई मुझे थोड़ी सी। क्या है लोकल गवर्नमेंट? पता है कि लोकल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल अभी लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास है? रूलिंग गवर्नमेंट के पास। वो डेवलपमेंट करती है, वो फंड्स देती है, वो डायरेक्ट फंड्स लगाती है, उसका मर्जी है टेंडर किसको दे किसको ना दे। लेकिन जब लोकल गवर्नमेंट आ जाएगी, डेवलपमेंट उसके अंडर आ जाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कम हुई, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट मैंडेटरी है। अच्छा, एक और बात माइंड में रखें, हेडिंग्स बना दी मैंने क्वेश्चन के लिहाज से। अगर आपकी क्रिटिकल एनालिसिस आ जाती है 18th अमेंडमेंट में, ये उस लिहाज से परफेक्ट हेडिंग्स हैं। लेकिन मैं आगे आपको जो क्वेश्चन दूंगा वो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने क्या चीज टारगेट करनी है, टू द पॉइंट टारगेट की जाती है, जो क्वेश्चन में पूछा हो वही बताया जाता है, इधर उधर का नहीं बताया जाता। तो मैं बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है वो। जी जी सब जो आर्टिकल है 213, इसके बारे में बता दें कि पीसीबी का आपने क्या बताया इसमें? आर्टिकल 213 224 के ऊपर लिखा हुआ है 213, तो उसके ऊपर मैंने बताया ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट्स के लिए भी ऑपोजिशन करेगी ओके उसके सर, ऊपर। ओके। अच्छा, आर्टिकल्स याद करना जरूरी नहीं है, माइंड में रखें सारे आर्टिकल मैंने लिखवा दिए हैं, लिख दें तो अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कुछ याद हैं वो लिख दें। फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके ये जो 3 राइट्स हैं 10A 19A 25A, ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिटन चीज है, रिटन चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के आर्टिकल याद कर लें, बाकी आपको जरूरत नहीं है, आपने कंटेक्स्ट बताना होता है, ठीक है। अच्छा है तो आपने बोला था 8 से 28 तक पढ़ने हैं, वो भी याद करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, वैसे आपको कंटेक्स्ट का पता हो कि अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके अपने राइट्स हैं ना, वो तो पता हो आपको। अच्छा, एक तो ये आ गया। अब क्रिटिसाइज किन अमेंडमेंट्स को किया गया, ये तो अच्छी ली गई ना चीजें। अब प्रोविजंस ऑफ 18th अमेंडमेंट, ठीक है, सब्जेक्टेड टू वाइडर क्रिटिसिज्म, जिसको क्रिटिसाइज किया गया। अब आपने ऐसे नहीं लिखना कि मेरे लिहाज से ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है, प्रोविजंस दैट शुड बी क्रिटिसाइज्ड, ये आप बायसनेस डाल देते हो कि आप कह रहे हो जी किसको क्रिटिसाइज करो। आपने जनरल नेचर की हेडिंग देनी होती है कि वो आपने अपने आप पे टारगेट नहीं, कि जेनेरिक नेचर है कि कोई भी, ये जनरल पब्लिक कह रही है, ठीक है, जो न्यूज़ है या जो डिफरेंट सोर्सेज है उसमें हमने देखा। सबसे पहले तो देखें, हमने जब देखा कि कॉन्करेंट लिस्ट भी अबॉलिश हो गई, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स भी बन गई, तो क्या होता है कि लेस कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चेक्स कम हो गए, पहले शेयर्ड पावर्स थी अब नहीं है। अब देखें मसला क्या है, आपका फेडरल गवर्नमेंट है ना, वो एक कॉमन लिंक है सब में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेपरेट होती हैं, डिफरेंट पार्टीज आ सकती हैं, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक कॉमन लिंक है सब में। फेडरल गवर्नमेंट ना हुई, स्ट्रॉन्ग ना हुई या चेक ना रख सकी, तो इसका ये इफेक्ट होगा कि उस पे चेक एंड बैलेंस कम होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, एक ये नुकसान हुआ। ठीक, दूसरा ये किया गया कि डूइंग अवे विद रिस्ट्रिक्शन खत्म कर देगी, रिस्ट्रिक्शन ऑन द टर्म्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की टर्म्स थी, नंबर ऑफ टर्म्स पहले लिमिट थी कि 2 दफा प्राइम मिनिस्टर एक बंदा बन सकता है, वो लिमिट रिमूव कर दी गई। अब एक बंदा अनलिमिटेड टाइम्स कर सकता है, ये आर्टिकल 91 में अमेंड किया गया। ठीक है। तीसरी, लो फिस्कल स्पेस विद सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उस पे और रिस्ट्रेंट्स लगा दी गई। कैसे लगाएगी? पहले आपका आर्टिकल 160 का पार्ट 3A है, सब सेक्शन 3A है। आर्टिकल 160 का 3A सब सेक्शन, उसमें क्या कहा गया कि जो प्रोविंशियल शेयर है टैक्सेस का, प्रोविंशियल शेयर इन डिविजिबल पूल टैक्सेस, जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं उसमें से प्रोविंसेस को भी शेयर दिया जाता है। जो प्रोविंशियल शेयर है डिविजिबल पूल टैक्सेस में, वो कम नहीं किया जा सकता। ये ना हो कि सेंटर को ज़्यादा फिस्कल स्पेस की ज़रूरत है तो वो प्रोविंसेस का शेयर रिड्यूस कर दे, ये नहीं कर सकता। जो फार्मूला डिसाइड किया है नेशनल फाइनेंस कमीशन ने, उसके हिसाब से इनको शेयर दिया जाएगा 7th NFC अवार्ड के लिहाज से, उसको सेंटर कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 161, इसको अमेंड किया गया। अब आर्टिकल 161 क्या कहता है? ये रिलेटेड टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी गैसेस वगैरह पे लगती है, तो इसमें क्या कहा गया कि FED है जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो विल बी शेयर्ड विद द प्रोविंस फ्रॉम विच गैस रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड। पहले सारी FED जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें क्या अमेंड किया गया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी शेयर की जाएगी उस प्रोविंस के साथ जिससे गैस निकल रही है। ये भी डाल दिया गया, तो और ज्यादा पैसे रेवेन्यू कम हुआ। फिर एक आर्टिकल 172 भी डाला गया। आर्टिकल 172 में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, उसमें भी उसकी भी जो जो अर्निंग है वो डिवाइड की जाएगी फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो आर्टिकल 172 कहता है कि जो आपके गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल ऑयल रिसोर्सेज, वो भी डिवाइड किए जाएंगे प्रोविंस जिससे निकल रहा है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड द सेंटर, तो और ज्यादा कम हो गए। तो सेंटर की ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन या ऑलरेडी उसके जो फिजिकल स्पेस है वो रिड्यूस होगी। 7th NFC अवार्ड आया था 2010 में, उसने भी 2009 के एंड पे वो भी रिड्यूस कर दिया। 7th NFC अवार्ड हमने डिस्कस करना है डिटेल से, तो उसमें बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि टैक्सेस में से फेडरल गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा। तो याद रहे आर्टिकल्स लिखना जरूरी नहीं है, आपको पॉइंट्स का पता होना चाहिए। पॉइंट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, सिंगल पॉइंट बना के, पॉइंट्स नहीं लिख देना। ठीक है। अच्छा, अगली बात यह है कि 18th अमेंडमेंट दे तो दी, लेकिन नो मैकेनिज्म
फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ 18th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बना तो दी, अच्छे चेंजेस भी कर दी, लेकिन इन्फोर्समेंट के लिए कोई तरीका नहीं बताया। अब हमने कहा कॉन्करेंट लिस्ट में हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंसेस को दे दिया गया खत्म करके, तो क्या हुआ, एज हेल्थ एंड एजुकेशन आर नाउ अ प्रोविंशियल मैटर, अब प्रोविंशियल कंट्रोल के अंडर है, तो क्या होगा इसका, ठीक है। तो जो ज्यादा जिसका बजट है, जिस सूबे में ज्यादा डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल पंजाब, उसमें हेल्थ और एजुकेशन अच्छी होगी, लेकिन जिसका बजट इतना नहीं है, फंड्स इतने नहीं है, उसमें हेल्थ अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी नहीं होगी। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ अक्रॉस द फेडरेटिंग यूनिट्स, फेडरेटिंग यूनिट्स पे वो उनका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, छठी क्या है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स खत्म कर देगी। सो विथड्रॉल ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर्स, प्रेसिडेंट की सारी अथॉरिटी खत्म कर देगी, उसे एक माइन्यूट एक डिस्प्ले बोर्ड बना दिया गया, डिस्प्ले